कहते हैं कि जब गठिया का रोग बढ़ जाता है तो लहसुन की 2 कलियां सवेरे खा लेनी चाहिए, उससे गठिया का रोग ठीक होने में काफी मदद मिलती है। ये कितना सही है? हमारे जो दर्शक घर पर हैं और वो जानना चाहेंगे कि हम घर पे रहकर ही कैसे ठीक हो सकते हैं। पर डे डाइट प्लान क्या होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का? देखिए, बनना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना, कि आपका क्या लेवल है। आप इनिशियली स्टेज में आ गए तो हमने देखा, अब एक 25 ईयर्स का यंग आया तो उसका 35,000 के इंजेक्शन लगने थे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर शिखा, आप डायरेक्टर हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक लाइफ क्लिनिक लखनऊ की। तो आपके पास में गठिया के मरीज भी आते होंगे, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो गठिया के मरीज आते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि इनको गठिया का दर्द है या गठिया की बीमारी है? देखिए, आजकल तो मॉडर्निटी बहुत ज्यादा हो गई है, सब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। गूगल से सब सर्च करके सारे टेस्ट करा के हमारे पास आते हैं। तो RH फैक्टर उनका पॉजिटिव होता है, जिनको भी अर्थराइटिस होता है। पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 2 तरीके के अर्थराइटिस होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो तो किसी पर्टिकुलर जॉइंट को इन्फ्लेम्ड करेगा, जैसे मैक्सिमम घुटने को किसी एक जॉइंट को इन्फ्लेम्ड करेगा तो उसमें हड्डी के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। और दूसरा हमने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो हमारी पूरी बॉडी के ब्लड के पीएच को एसिडिक कर देता है। और ताज्जुब की बात यह है कि लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसको अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, जिसका एलोपैथी में कोई रिजल्ट नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, आपका ब्लड का पीएच एसिडिक होता है और अम्लीय ब्लड होने की वजह से आपके पूरे ब्लड का पीएच एसिडिक होता है, पूरे जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ऐसे में दोनों की चिकित्सा अलग अलग है। तो अगर आप चाहें तो आज हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात बाद में करेंगे। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की आज हम बात करें, जिसमें हमारे पूरे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगा, बॉडी पेन रहने लगेगा, RH फैक्टर पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे में डॉक्टर सिर्फ इंजेक्शंस, स्टेरॉइड्स काम आते हैं। इतना पेन होता है कि सिर्फ स्टेरॉइड काम आते हैं। और फुल बॉडी पेन है जिसमें पेशेंट को समझना मुश्किल है कि मुझे ऑर्थराइटिस है, और वो मानने को भी कभी कभी तैयार नहीं होता है। ऐसे में मैंने 21 ईयर्स के, 25 ईयर्स के, इवन 50, 45 तो एज है ये 60s वाली, पर यंग यूथ को भी मैंने ऑर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित देखा है। और वो उनका रिजल्ट ये होता है कि काफी महंगे महंगे इंजेक्शंस आपको 3-4 महीनों के अंतर पे पूरे होल लाइफ लगाने पड़ेंगे। पर हमने इसका प्राकृतिक चिकित्सा में समाधान किया, काम किया, और उस पर अच्छे रिजल्ट आए। उन पेशेंट्स को कोई भी जरूरत नहीं लग रही अभी किसी भी तरह के इंजेक्शंस को लगवाने की। सो ये लोगों तक बात पहुंची, मैं ये चाहती हूँ, और लोग नेचुरोपैथी अपनाएं जिनको भी RH फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज दिस इज because of only acidic environment in your stomach और in your blood also। आपका ब्लड का pH एसिडिक हो गया है और उसको आपको क्लीन करना है, और उसको क्लीन करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले इसके लिए डाइट पर काम करना होगा। हमें 80% क्षारीय भोजन पे आना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे अच्छा है कि आप फलाहार करा दें, फलों पे रखें पेशेंट को। अगर एसिडिटी है तो खट्टे फलों को सेवन ना करें, एक सूदिंग अच्छे फलों को शामिल करें, और सब्जियों के रस पे रखें। तो दिन भर हम लोग पेशेंट को अधिकतर सब्जियों का फल, सूप, जूसेस, नारियल पानी, इस तरह के सॉफ्ट खाने पर ही रखते हैं, फलाहार करा देते हैं। और ऐसे में फिर हम उनको डिटॉक्स करने के लिए स्टीम बाथ है, फुल बॉडी वार्म बाथ है, जिसमें हम कभी कभी फुल बॉडी वार्म बाथ मतलब पूरा टब बाथ, है ना, संपूर्ण स्नान, उसमें हम एप्सम सॉल्ट या सेंधे नमक का यूज कर सकते हैं। फुल बॉडी बेडशीट पैक एक होता है जो हमारे टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में बेडशीट पैक
ऊनी सूदी चादर की लपेट, ये स्टीम बाथ का एक ऑल्टरनेट है। इसमें भी टॉक्सिन्स निकलते हैं और हमारे पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, वाइटल ऑर्गन्स अच्छे होते हैं, सशक्त होते हैं। मतलब हमें ध्यान देना है कि हमें पूरे शरीर पे काम करना है। ये लोकल ट्रीटमेंट से काम चलने वाला नहीं कि यहाँ पे आज सूजन है, आज उंगलियों में दर्द बढ़ा हुआ है तो हमने यहाँ की मसाज करा दी, आज कोहनी में दर्द बढ़ा हुआ है, आज घुटने में दर्द बढ़ा हुआ है। हमें डाइट पे काम करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। उसका तेल, चीनी, मैदा, कन्फेक्शनरी, ये पूरी तरह बंद करना होगा और पेशेंट को बहुत ही इस तरीके से सब्जियों और फलों पे रख करके 80% डाइट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 80% अल्कलाइन मतलब क्षारीय भोजन देना पड़ेगा। बॉइल्ड सादा भोजन, सुपाच्य भोजन दिया जाए तो उसको आराम आना शुरू होगा। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि डाइट का बहुत रोल है और उसके पेट की स्थिति बहुत बुरी हालत में होती है जो उसको पता नहीं होता। इसके बावजूद वो पेट ना ठीक करके दवाएं खा रहा होता है। तो आपको उसके पेट पर 80% काम करना है। मतलब पेट पर मिट्टी चिकित्सा, पेट की गर्म ठंडी सिकाई, एडिमा या गर्म ठंडा कटी स्नान। तो हिप बाथ, ऑल्टरनेट हिप बाथ उसके लिए रामबाण साबित हो सकता है ऐसे में। और अगर घुटने में दर्द है और वो नहीं बैठ पा रहा है या कमर में दर्द है तो ऐसे में हम लोकल फर्मेंटेशन से काम चलाएंगे और जैसे जैसे उसको रिलीफ आएगा तब हम वो वाली चिकित्सा करेंगे। पर डे डाइट प्लान क्या होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का? देखिए बनना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना, कि आपका क्या लेवल है। आप इनिशियली स्टेज में आ गए तो हमने देखा अब एक 25 ईयर्स का यंग आया तो उसका 35,000 के इंजेक्शंस लगने थे हर 3 महीने पे। तो फिर अभी उसका लेवल बहुत ज्यादा था कि हमें इंजेक्शंस रोकने हैं और हमें प्रूव करना है नेचुरोपैथी को। तो 1 महीने के लिए हमने एकदम उसको सूप और जूसेस पे डाल दिया, अनाज दिया ही नहीं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि उसको 2-2.5 घंटे लग जाते थे हमारे सेंटर पे। मतलब हम फुल बॉडी एक्सरसाइज भी कराते थे, फुल बॉडी मसाज भी कराते थे, फुल बॉडी स्टीम बाथ भी दिला रहे हैं, फुल बॉडी बेडशीट पैक भी दिला रहे हैं कि पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकले, है ना। एनिमा भी दिला रहे हैं कि इंटेस्टाइन खाली हो, क्लीन हो और नया खून बनना शुरू हो, है ना। और अगर मॉडरेट है तो देखिए मॉडरेट कुछ होता नहीं, इंसान तभी जागेगा जब बहुत सारा कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो अगर उसको ठीक होना है तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो नुकसान उसको इसीलिए हुआ है क्योंकि वो कुक्ड खाना खा रहा था। मतलब सुबह उठे तो पराठा सब्जी, दोपहर में 2-3 बार चाय पी ली, दोपहर में फिर उसने दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा करके कुक्ड खाना खाया, शाम को फिर चाय बिस्किट समोसा पूरी कचौड़ी हो गया, है ना। रात में फिर वो डेली डिनर बाहर हो रहा है ना, अल्कोहल हो रहा है, तो कन्फेक्शनरी बहुत खाया जा रहा है, आइसक्रीम्स बहुत खाई जा रही हैं। उनको ये नॉर्मल लगता है कि हम ये अच्छा भोजन कर रहे हैं और इसमें सब कुछ है। अगर फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो उस पर बढ़िया क्रीम डाल करके या आइसक्रीम में फ्रूट आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इस तरीके से स्टमक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टमक का इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। जितने भी हमारे पास आते हैं सब रिच हाई क्लास वाले आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी बहुत अच्छी डाइट लेते हैं। मैडम हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, पर हम जंक भी तो खाते हैं, हम अल्कोहल भी तो ले रहे हैं, हम रात में नहीं सो रहे, हम रात भर चैटिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज ना करें और जो भी चीज ओरिजिनल है, एक्यूरेट फॉर्म में है, अगर हम उसको बहुत डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए जंक जैसा है। अगर आप फ्रूट्स को हमेशा ही ठंडा करके आइसक्रीम के फॉर्म में ले रहे हैं, रबड़ी में बहुत सारा अगर प्रोसेस्ड करके आइसक्रीम डाल रहे हैं तो बहुत दिन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं। तो उसके लिए आपको ओरिजिनल अमाउंट में ही चीजें लेनी है। मतलब जो प्रकृति प्रदत्त अवेलेबल है वो ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब उन्हें ही सबसे ज्यादा करती है, ना तो उसका पाउडर फॉर्म ना तो उसका कैप्सूल फॉर्म। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सप्लीमेंट लेकर के हमारे पास आते हैं और मैं वो सारे बंद करा देती हूँ क्योंकि उनसे आपकी और चीजें एलिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज जिनको नहीं थी उन्हें डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये सप्लीमेंट जो है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सक्सेसफुली ट्रीटेड है, बट हाँ ये मैं आपको बताऊंगी कि 80% ट्रीटेबल मैनेजेबल है हर चीज, 20% आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो जाएं और फिर से अल्कोहल लेना शुरू कर दें, कन्फेक्शनरी लेना शुरू कर दें, फास्ट फूड लेना शुरू कर दें, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल पे आ जाए, एक्सरसाइज बंद कर दें। तो ये सब हमारी शरीर की जरूरतें हैं, मन की जरूरतें हैं। आपको अपनी दिनचर्या में इसको लाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, आप तभी ठीक रहेंगे। तो 20% न सिर्फ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस,
हर बीमारी आपके हाथ में है। आप जिस तरीके से बीमार हुए हैं, आप फिर से वही काम करेंगे तो आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। हमारे जो दर्शक घर पर हैं और वो जानना चाहेंगे कि हम घर पे रहकर ही कैसे ठीक हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए जिससे कि वो अपने रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करें और उनको लाभ भी हो। देखिए, ये अभी जो मैं बताने वाली हूँ ये एक जनरलाइज डाइट प्लान है। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 20 सालों से शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है ना, और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो किसी नेचुरोपैथ से कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट करें। हाँ, जनरली अगर किसी को कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो बिल्कुल इस तरीके से घर पे रह करके अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है और इस प्राकृतिक चिकित्सा का फायदा उठा सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अगर हम जाएं तो सबसे पहला है सन बाथ, है ना। सूर्य की रोशनी में आपको 20 से 45 मिनट बैठना होगा, जो कि सुबह की धूप हो, जैसे ये समर्स है तो 8 बजे की धूप पर्याप्त है। तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 20 से लेकर के 40 मिनट तक आप बैठें, जिसमें सफेद वस्त्र, हल्के कपड़े पहने, व्हाइट कपड़े पहने, क्लोथिंग बहुत ही सूदिंग हो, कॉटन हो, जिससे आप पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन कर सके। फिर फ्रंट बॉडी से 20 मिनट्स सन बाथ लें और बैक बॉडी से 20 मिनट्स लें। सिर पे ठंडा पानी स्प्लैश करें, जो बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक टॉवल भिगो करके सिर पे रख लें, थोड़ा थोड़ा सिप कर करके पानी बीच बीच में पीते रहें। तो इससे आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होगा। ये जरूर याद रखें कि आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग ही आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। तो ये एक परफेक्ट तरीका है डिटॉक्स करने का शरीर को और अच्छी गर्मी प्रदान करने का। दूसरा, एक्सरसाइज शुरू कर दें धीरे धीरे, अपने सारे जोड़ों की एक्सरसाइज अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। डाइट में हमने जैसा आपको बताया कि बाहर की चीजें बंद कर दें। सुबह उठने के साथ नींबू पानी एक अच्छा विकल्प है। फिर सब्जियों का रस एक अच्छा विकल्प है। फ्रूट्स 250 से 300 ग्राम फल जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो एक अच्छा विकल्प है। फिर आपको खाना खाना चाहिए जिसमें आपका सब्जियां ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए और मोटे आटा अनाज की रोटी होनी चाहिए। ओट्स, बहुत सारी सब्जियां डाल के ओट्स को भी आप बना सकते हैं। शाम के समय नारियल पानी है, सब्जियों का सूप है, ये आप लें। इसमें आंवला अगर अवेलेबल है तो आंवला डाल सकते हैं। रात के खाने में दलिया जरूर से शामिल करें। अगर आप सब्जी रोटी अलग से बनी है तो आप बॉइल्ड दलिया ओट्स का या गेहूं का वो अलग से एक कटोरी आप बॉइल्ड फॉर्म में लें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और नेचुरोपैथी में एक लपेट है, ऊनी सूती लपेट, वो भी बहुत काम की है। उसको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है, बाकी आप उसको घर में ले सकते हैं। उसके लिए आपकी एक चारपाई, एक चादर और 2 कंबल काफी हैं। उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में आप आसपास का कोई सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे चीजों को ऑप्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि जब गठिया का रोग बढ़ जाता है तो लहसुन की 2 कलियां सवेरे खा लेनी चाहिए, उससे गठिया का रोग ठीक होने में काफी मदद मिलती है। ये कितना सही है? देखिए, एंटी इंफ्लेमेटरी है लहसुन। मेरे पास पर्सनली आए हुए लोग, बहुत सारे लोग लहसुन नहीं खाते हैं, तो मैं इस पे बहुत अच्छा सा सुझाव कुछ नहीं दे पाऊंगी। अगर आप खा सकते हैं तो उसको च्यू करके खाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी और भी चीजें हैं, जैसे आपका अदरक है, आपका सौंठ पाउडर है, आपका मेथी है, ये सारे एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। इनको शामिल कीजिए अपने लाइफ में, है ना। एक जिंजर टी बन जाए दोपहर में, शाम को उसको आप सेवन कीजिए। मेथी अंकुरित करके सेवन कीजिए। तो ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। तो एंटी इंफ्लेमेटरी की एक कैटेगरी जो लोग नहीं खा सकते, स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट है लहसुन की, तो हर कोई नहीं खा सकता उसको। बहुत सारे वेजिटेरियन जो होते हैं वो सात्विक भोजन ही करते हैं, तो क्योंकि लहसुन एक तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है, तो इसलिए भी वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हैं जो भी हमारे पास आते हैं वो लोग नहीं खा पाए अधिकतर लहसुन इस तरह से च्यू करके। तो हम ऐसी चीज की एडवाइस करें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल, आप जब सैलेड बनाते हैं उसमें छोटा छोटा बारीक लहसुन काट लीजिए, है ना। दिन भर में लहसुन का थोड़ा ज्यादा उपयोग कीजिए तो आप दर्द से बिल्कुल राहत मिलेगा। आप लहसुन का तेल बना लीजिए, उसको सनलाइट में रख के चार्ज कर लीजिए, लाल रंग के सेलोफिन से कवर करके, उसको अपने जोड़ों पे लगवाइए, उसको अपने शरीर पे मालिश कीजिए। तो लहसुन के और सारे उपयोग जो पहले से चलते चले आ रहे हैं उनको इस्तेमाल किया जाए तो कितना अच्छा होगा। सब्जियों में आप छोटा छोटा लहसुन काट के ढक के रख दीजिए, खाइए, तभी भी आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से मेरी समझ से उसके वेरिएशंस होने चाहिए, ना कि सिर्फ ये कहना चाहिए कि लहसुन की 2 कली सुबह खाएं और दर्द गायब। हाँ, वो मदद कर सकता है और बहुत सारे लोग अगर आप
ऐसा करेंगे तो उनको उससे मदद मिल सकती। अभी आपने कहा कि लहसुन का तेल बना के रख लेना चाहिए, तो ये कैसे बनता है, इसका थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएं। जी, दो किसी भी बेस ऑयल ले लें, जैसे आपका सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल प्योर पिरा हुआ है ना, प्योर फॉर्म में मिल जाए, और दूसरा तिल का तेल। इनमें आप जो है एक पूरी कली लहसुन की आप डाल दें, आधा लीटर जैसे ऑयल है तो क्रश करके उसको आपने डाल दिया, और साथ में थोड़ा अजवाइन, थोड़ा मेथी भी डाल दिया। उसको धीमी धीमी आंच पे पकने दीजिए। तीनों ही चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। जब वो काली पड़ जाए तो आपका, आप देखेंगे ऑयल बहुत थिक भी हो गया है, उसको आप छान लें, और छान करके आप उसपे कांच की बोतल में अगर छाना है तो उसपे सेलोफिन लगा दें लाल रंग का, ठीक है, क्योंकि लाल रंग आपका पेन रिलीवर भी होता है, तो सेलोफिन डबल लेयर लगा दें। और ये ध्यान रखें कि आपका जो कांच का बोतल है उससे 4 फिंगर्स छोड़ दीजिए, क्योंकि वेपर्स जो इकट्ठा हो वो आपके ऑयल को ना खराब करें। और उसको फर्श पे रखने की बजाय किसी बुक पर रख दें, और वो धीरे धीरे सनलाइट से चार्ज हो जाने दें। सुबह 8 बजे रख दें, शाम की छांव से पहले ही 4 बजे तक आप अंदर रख लें। 5-7 दिन से लेकर के 40 दिनों तक आप उसे चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सनलाइट का पूरा फायदा लेते हुए, सूर्य किरण चिकित्सा में इसका जिक्र है हमारे यहाँ, और उसको आप तेल बना करके रख सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। डॉक्टर शिखा, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।